हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक और आज आपके सामने हाजिर हूं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेकर के। और चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है हमारा जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। तो जैसे कि आपको पता है लाइफ प्रोसेस में जो है ना, इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करना हमको पढ़ना होता है। एक पोषण पढ़ना होता है, श्वसन अलग से पढ़ना होता है ना, वो अलग टॉपिक है। श्वसन, उत्सर्जन एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना, प्रजनन एक अलग टॉपिक है, तो वो अलग से प्रजनन तो एक अलग से चैप्टर ही बना हुआ है। तो इसमें हमको 4 टॉपिक देखने को मिलेगा। पोषण मिलेगा, श्वसन मिलेगा और आपको परिवहन मिलेगा, है ना, ब्लड का जो होता है। फिर उसके बाद उत्सर्जन। तो 4 टॉपिक पढ़ना है, लेकिन एक ही बार 4 टॉपिक को पढ़ना बड़ा ही मुश्किल है। तो हम ना एक पार्ट करके वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करेंगे, पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो पहली बार चैनल पे आ रहा हो, आपको रियली में पढ़ना है, ध्यान से पूरी बातों को समझना है। तो वीडियो में चिपक के रहना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, और जो इंपॉर्टेंट बात रहे अपने कॉपी पे छाप लेना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस और पोषण। एक्चुअली लाइफ प्रोसेस होता क्या है, जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव मतलब जीव जंतु और प्रक्रम मतलब क्रिया, प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब जैव के मतलब एक जंतु का जो लाइफ है ना, वो लाइफ जीव से बना जैव। और जीव मतलब क्या होता है, जीव जंतु होता है। और लाइफ मतलब उसका जो लाइफ है, और लाइफ प्रोसेस मतलब उसका जो लाइफ जो प्रोसेस हो रहा है ना, उसके बारे में। तो जैव प्रक्रम सिंपल से उसका डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो ऐसे बोल सकते हैं, जैव प्रक्रम वैसी क्रिया है जिसके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है। चाहे हम खा रहे हैं तो मेरा बॉडी का मेंटेनेंस हो रहा, सांस ले रहे हैं तो मेंटेनेंस हो रहा है ना। अब जो खा रहे हैं तो उसका परिवहन भी होना, पूरे बॉडी में क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट भी होना जरूरी है, वो भी मेंटेनेंस हो रहा। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा बॉडी का, है ना। अगर हम जो खा रहे हैं अब उसका उत्सर्जन भी होना जरूरी है, पसीने के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, है ना। तो ये सब हमारे बॉडी को क्या करता है, मेंटेनेंस करता है। यानी कि जो जीव वैसा काम जिसके द्वारा, जिसके जरिए जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का मेंटेनेंस होता है, उसको क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। और पोषण क्या होता है, तो पोषण के मतलब एक न्यूट्रिशन, एक पोषण यहाँ पे वर्क, काम है, काम। अब पोषी अगर बोलेंगे तो पोषी हो जाएगा काम करने वाला। जैसे मैं खा रहा हूं कोई चीज, मैं चावल खा रहा हूं, तो जो खाने का जो प्रोसेस हो रहा ना, मैं चावल खा रहा हूं, तो ये पोषण मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। और जो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं कहलाऊंगा पोषी। तो पोषण एक काम है, एक ऐसा काम, पोषण ऐसा काम है जिसके द्वारा जीव जो है ना भोजन को ग्रहण करता है, या पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, है ना, ये सब जो है ना ग्रहण करता है। तो पोषक तत्व तो जानते हैं आप, तो आप लोग पोषक तत्व क्या होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, है ना, लवण। तो हम लोग जितना सारा खाना खाते हैं ना, चाहे रोटी, चावल दाल, बिरयानी, जो भी खाते हैं, मीट मछली, सब में कहीं ना कहीं किसी में प्रोटीन है, किसी में वसा है, किसी में कार्बोहाइड्रेट है ना, किसी में विटामिन है, किसी में लवण है। हम बस यही 5 में हम सब लोग खाते हैं। जितना भी खाना खा लीजिए यही 5 आपको मिलेगा। तो ये पोषक तत्व जो उसके अंदर है ना, उसका क्या करेगा, जो जीव जो है पोषक तत्व को ग्रहण करेगा और उसका उपयोग करेगा। और ये जो काम कर रहा ना, हम कोई चीज जैसे चावल खा लिए, तो चावल जो जीव खा रहा ना, तो उससे चावल में कार्बोहाइड्रेट है। रोटी खा रहे तो रोटी में प्रोटीन है, उससे ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया, पोषक तत्व ग्रहण किया। अब जो पोषक तत्व जो ग्रहण किया हमारे बॉडी में, जो गया, वो जो काम हुआ, जो क्रिया हुआ, उसी क्रिया को बोलेंगे पोषण। और जो आदमी वो काम किया, जो जंतु वो काम किया, उसको क्या बोलेंगे, पोषी बोलेंगे। अब अगर पोषण को देखा जाए तो पोषण की क्रिया 2 विधि में होता है, ठीक है, 2 टाइप्स में होता है, एक स्व पोषण, एक पर पोषण। स्व पोषण का मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं, स्व मतलब स्वयं, खुद, है ना, और ऑटो तो जानते हैं ऑटोमेटिक, ये तो ऑटोमेटिक चलता है। जैसे एटीएम, पैसा डाल दिया, ऑटोमेटिक जितना पैसा निकलेगा भन से निकल जाएगा पैसा, तो ये ऑटो है। तो सिंपल समझो, स्व पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का वैसा। अब ये देखो, जो जिसमें पोषण 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 लगा रहेगा वो काम है। अगर स्वपोषी बोल देंगे तो वो काम करने वाला कहलाएगा, ठीक है। पोषी बोलेंगे तो, ठीक है, समझिए ध्यान से। स्वपोषण वैसी विधि जिसके अंतर जो जीव जो है, जिसके अंतर्गत जीव जो है अपना भोजन खुद बनाता है, ना कि किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है, ना कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, ठीक है ना। तो वैसा काम को क्या बोलेंगे, स्वपोषण बोलेंगे। और जो जीव ये काम करेगा उसको स्वपोषी बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्वपोषी देखा जाए तो केवल एक ही चीज मिलता है, वो क्या है, पेड़ पौधे, है ना। पादप बोल सकते हैं, पादप जो होता है वो जो है स्वपोषी होता है। पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाता है, एक जगह खड़ा है, सब कुछ मिल रहा, पानी भी मिल रहा जड़ से, यहाँ से
कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है ना जी, ग्लूकोज भी मिल रहा, क्लोरोफिल उसके अंदर है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा, अपने आप उसके अंदर भोजन बन जा रहा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया आपको, ये एक पत्ती है, लिप्स है, और हम लोग जानते हैं पत्तियों को बोलते हैं पौधों का किचन बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं, क्योंकि भोजन बनता इसी के अंदर है, जल इसी के अंदर आएगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लेगा ना सूर्य के प्रकाश इसी के अंदर जाएगा, वायु से CO2 इसी के अंदर आएगा, है ना। और जब यहाँ पे भोजन बनता है, रिएक्शन होता है, तो O2 भी यहीं से निकलता है। मतलब ज्यादातर जो ऑक्सीजन जो है पत्तियों से निकलता है। ऐसे तो ऑक्सीजन तना से भी निकलता है, जड़ से भी निकलता है, पत्तियों से भी निकलता है, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है पत्तियों से निकलता है, क्योंकि आपको पता है पत्तियों में रंध्र पाया जाता है। आगे पढ़ने वाले तो देखो पत्ती में क्या है, मिट्टी के द्वारा अवशोषण हुआ, मिट्टी के द्वारा क्या गया, जल गया, मिट्टी में जो नाइट्रोजन फास्फोरस जल में घुला हुआ रहता है ना, वो जाता है पत्तियों में। अब पत्तियों में यहाँ पे देखो, पत्तियों में जब भोजन बन जाता है क्या करते हैं, हमारे घर में भोजन बनता है तो किचन में थोड़ी ना रखते हैं। अब उधर बैठा हुआ है तो कोई उधर जाके खाना खा रहा है ना, किसी को उधर खाना देना है, किसी को उधर खाना देना है। ऐसे ही यहाँ पे तो भोजन जब बन जाता है तो खाना लेके अलग अलग भागों में चल जाता है। अब खाना लेके कौन जाएगा, कौन पहुंचाएगा, इसके बारे में डिस्कस करने वाले, फिलहाल इसमें अभी इतने ही जानेंगे। और यहाँ से ऑक्सीजन भी मुक्त हो जाएगा, ग्लूकोज भी इसके अंदर मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग नाम है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, ठीक है ना। तो पत्तियों में पेड़ पौधा क्या है, कौन सा पोषी है, पेड़ पौधे 100 पोषी है, एकदम सिंपल से एग्जांपल, ठीक है ना, समझ आ गई सारी बातें। अब यहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा एक बात और जान लेते हैं, पत्तियों के बारे में तो जान लिया ना, इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं पर्णहरित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट नामक एक वर्णक होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की वजह से इस पत्तियों का रंग हरा होता है। पेड़ पौधे का जो रंग ग्रीन होता है ना, किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। अब जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं के बराबर होती है ना। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखने को मिलती है। लेकिन अक्सर जिस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उसमें क्लोरोफिल 100% रहेगा, और इसी की वजह से इसका जो है कलर हरा होता है। सवाल बहुत बार पूछता है कि पौधों का कलर हरा किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना जी। तो ये समझना, अब क्लोरोफिल जो है ना, यहाँ सूर्य का प्रकाश, अब देखो सबके बारे में पढ़ने वाले, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ने वाले, CO2 के बारे में पढ़ने, अलग अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले डेमो समझो थोड़ा सा। अब यह है आपका परपोषण। परपोषण मतलब हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब यहां से परपोषण का मतलब परपोषण, डिपेंडेंट, जैसे कि हम आप पर डिपेंड है, हम अपना भोजन खुद नहीं बना रहे, हम चावल ला के खा रहे हैं ना, धान उग रहा उससे चावल बना तो खा रहे आके, है ना, मीट मछली जाके कुछ कोई जानवर हो गया, मीट हो गया, उससे लेके खा रहे हैं। यानी कि अपने से हम खड़े खड़े ऐसे भोजन नहीं पका रहे, हम ऐसे खड़े रहे। और हर कोई चाहता है, अच्छा आप क्या बनना चाहते हो, स्वपोषण या परपोषण, बोलो। 100% बनना चाहते हैं या पर% बनना चाहते हैं, इसमें क्या बेस्ट है। 100% बनोगे, खड़ा रहना पड़ेगा, खाना मिलते रहेगा, कहीं आपको देखने की जगह नहीं, कहीं घूमने जाना नहीं पड़ेगा, कोई दोस्त कोई यार कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन परपोषण के लिए ये हमारा लाइफ है, और सबसे बेस्ट जीवन अगर माना जाए ना तो इंसान की ही जिंदगी है, सबसे बेस्ट जिंदगी, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। पेड़ पौधे काट दो, खत्म कहानी। अब हम लोग को काटेगा तो आंसू निकलेगा, इमोशन निकलेगा, है ना, अच्छी बातें सुनेंगे तो खुशी आएगी। तो यार मुझे तो परपोषण बनने में ज्यादा मजा है, आपको क्या कमेंट करना। अब देखो परपोषण जो अपना भोजन खुद बनाता है वैसा पोषण की वैसी विधि जिसके अंतर्गत कोई जीव अपना भोजन खुद ना बना करके दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है, ठीक है ना। जैसे कुछ कवक हो गया, बैक्टीरिया होगा, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। मानव भी है यार, मानव तो मैंने लिखना भूल गया, मानव भी क्या है, मानव जीव जंतु, ये सब के सब परपोषण है। हाँ ये काम, अब देखो मानव, कवक, बैक्टीरिया, कसकुटा, अमरबेल, ये सब कौन सा काम करता है, परपोषण करता है। और ये काम करने वाला क्या कहलाएगा, परपोषी। तो ये सब कहलाएगा परपोषी, और पौधा कहलाएगा स्वपोषी, लेकिन काम कर रहा स्वपोषण, और ये काम कर रहा परपोषण, इसलिए इसको बोलेंगे परपोषी। अब देखो कवक, बैक्टीरिया, मानव तो है ही है, कुछ पौधे भी है। अरे भाई साहब, हर कुछ में एक्सेप्शन मिल जाता है, अपवाद मिल जाता है। हमने पढ़ा पौधा, अक्सर पौधा, अधिकतर पौधा जो है स्वपोषी होता है, अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन उसका उल्टा निकल गया। कसकुटा नाम का पौधा, गोबर छत्ता जानते हैं ना,
वो अक्सर ना सड़े गले चीज पे होता है। अभी हम लोग इसका प्रकार जानेंगे तो इसका बंटवारा करेंगे। कुछ ऐसे है जो मरा हुआ चीज खाता है यार, कुछ ऐसे है ना। तो गोबर छत्ता हो गया, जिसको हिंदी इंग्लिश में कसकुटा कहते हैं, ये परपोषण है। परपोषण का कुछ टाइप्स है, उसके अंतर्गत आएंगे। अमरबेल नाम का पौधा है, इसका ऐसे मुंह खुला रहता है, अमरबेल का है ना, ऐसे मुंह ऊपर में ना ऐसे मुंह खुला रहता है, और यहाँ पे कुछ चिपचिपा पदार्थ आ जाता है। और जब चिपचिपा पदार्थ आता है तो कुछ कीड़े फटेंगे, तो यहाँ पे इसको मतलब उसको खाने के लिए वही अनाज मिलता है, कीड़े फटेंगे आता है, सड़ जाता है, और फिर धीरे 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 अंदर दिस इज पाइक है ना, तो ये अपना भोजन कर लेता है। तो ये समझ आ गया आपको स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या, अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब हम जानते हैं परपोषण का प्रकार। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो परपोषी जो है, परपोषण जो है 3 प्रकार का होता है। एक मृतजीवी पोषण होता है, परजीवी पोषण होता है, प्राणी संपोषण होता है। इंग्लिश का नाम भी लिख दिया हूं, कुछ इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ जाएंगे। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब समझते हैं। देखिए मृतजीवी पोषण, नाम से पता चल रहा है, मृतजीवी मरा हुआ जीव का पोषण करना। याद हो गया, सिंपल सा, मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन या तो पोषण की ऐसी विधि, चूंकि एक काम है ना, एक काम है, क्रिया है, पोषण की ऐसी विधि जिसके माध्यम से जीव अपना भोजन जो है मरे हुए पौधे या तो मरे हुए जीव जंतु उसके शरीर से ग्रहण करता है और अपनी सतह से ग्रहण करता है। जो ग्रहण करता है अपनी सतह से ग्रहण करता है, तो उन जीव, वो जो जीव काम करता है उस काम को क्या बोलेंगे, मृतजीवी पोषण। और जो ये सब जीव काम करते हैं, यही सब मृतजीवी पोषण काम करता है। तो ये सब जीव को क्या बोलेंगे, मृतजीवी पोषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मृत जीवी पोषी, ये सब पोषी कहला जाएगा, मृतजीवी पोषी। अगर आपसे पूछा जाए कि गोबर छत्ता कौन सी पोषी है, तो इन मृतजीवी पोषी है कि परजीवी पोषी की प्राणी संपोषी, तो गोबर छत्ता जो है मृतजीवी पोषी है। तो गोबर छत्ता पौधा है जो कि परपोषण के कैटेगरी में आता था, परपोषण वाला काम करता था। लेकिन जब कैटेगरी में जब बांटा गया तो गोबर छत्ता भी सड़े गले चीज को भोजन करता है। आप देखोगे अक्सर जो गोबर छत्ता उगता है, व्हाइट वाला उगता है ना, जहां पे पूंजी है या नेवारी है, पुआल वगैरह के जहां सड़ जाता है वहीं पे गोबर छत्ता निकल जाता है, छाता नहीं है। पहले हम लोग बोलते थे सांप का छाता है, सांप का घर है ना, ऐसे बोलते थे, और उसको छत्ता गोबर छत्ता बोलते हैं। तो ये जब सड़े गले चीज का पोषण करता है, कवक बैक्टीरिया। लेकिन ये हमारे पर्यावरण के लिए काफी हेल्पफुल है प्यारे। अगर ये मृतजीव पोषी ना रहे तो सोचो, जो जानवर मर जाता है उसका क्या होगा, कौन खाएगा उसको, हम लोग तो नहीं खाएंगे ना, यही सब तो खाएगा। जानवर मर जाता है, कुछ हो जाता है, पेड़ पौधे सड़ गल जाता है, तो उस सड़े गले चीज का पोषण यही सब तो पोषण करता है, ये तो खाता है। तो इसीलिए वो करता क्या ना, मृतजीव पोषण क्या करता है, जो मृतजीव पोषी जो इन लोग है उसको उस पे जाके सड़ जाता है, अपने शरीर से भोजन ग्रहण करता है, उसको पहले तोड़ देता है, डिकम्पोज करता है। क्या करता है, अपघटित करता है, अपघटित डिकम्पोज करता है, ठीक है ना, डिकम्पोज करता है। तो इसको बोलेंगे अपघटन। क्या बोलेंगे, अपघटक, सॉरी अपघटक, अपघटक। क्यों, क्योंकि ये सब जो है डिकम्पोज कर रहा। अब देखो कैसे डिकम्पोज हो रहा, पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं, सड़ गल गए, उसका ये सब जो कवक बैक्टीरिया वगैरह उसको क्या किया, डिकम्पोज, तोड़ दिया, विखंडित कर दिया, और जो भी उसका पोषण कर करके वो सब जो है मिट्टी में मिल जाता है। और फिर वहां जब नया पौधा निकलता है उस जगह से, तो वो पौधा जो है वही पोषक, वही चीज को ना मिट्टी के माध्यम से जल के रूप में जो है ना उसको ग्रहण करता है, और फिर पौधा गलता है तो फिर वो चीज बन जाता है। मतलब ये प्रक्रिया चलते रहता है, चक्रण होते रहता है। तो ये जो मृतजीवी पोषी है उसको हम अपघटक बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, जीवों या पेड़ पौधे के मरे हुए शरीर को अपघटित करता है, डिकम्पोज करता है, तोड़ देता है, इसलिए इसको बोलेंगे डिकम्पोजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर, अपघटक बोलेंगे। मेरे ख्याल से समझ गए। अब आपसे पूछा जाए कि गोबर छत्ता या पेड़ पौधे को आप कवक बैक्टीरिया को अपघटक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बता सकते हैं। अपघटक कौन है इनमें से, तो बता दीजिए, कवक बैक्टीरिया। ये सब अपघटक नहीं है, लेकिन कवक बैक्टीरिया है। अब कुछ यहाँ पे देखो, परजीवी पोषण के मतलब समझते हैं, परजीवी पोषण तो पता चल रहा, क्योंकि उसी तरह परजीवी पोषण की तरह है, पर पोषण की तरह परजीवी पोषण है। तो वैसा जीव या वैसा पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन जो है ना दूसरे जीव के जो है ना शरीर से क्या करता है, अस्थायी या अस्थायी रूप से ग्रहण करता है, संपर्क में आता है तो ग्रहण करता है। दो जीव है, जैसे कि कोई पौधा है, अभी मैंने बताया अमरबेल, यहाँ देखो अमरबेल का पौधा ऐसे खड़ा था, कीट फटिंगा आया, सट गया, भोजन कर लिया, तो क्या हुआ, एक दूसरे के संपर्क में आता है
तब जाके भोजन करता है, लेकिन ऐसा मरे गले चीज का भोजन नहीं करता है। हाँ, कुछ कुछ अमीब, यहाँ पे एक्सेप्शन है प्यारे, कुछ कुछ कवक और जीवाणु है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कवक कौन सा पोषी है तो आपको यही बताना है मृत जीवी पोषी है, ठीक है ना, मरे हुए भोजन जीव का भोजन करता है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन आता है ना, वो सब इसमें देखने को मिलता है। तो अमरबेल नाम का पौधा है। अब आपसे पूछा जाएगा अमरबेल जो है कौन सी पोषी है, मृत जीवी है कि परजीवी है कि प्राणिसम है? तो अमरबेल देखो यहाँ पे क्या है, परजीवी, क्योंकि ये सड़े गले चीज का पोषण नहीं करता है, ठीक है ना। कुछ जीव जंतु, कुछ जंतु भी होता है, गोल कृमि, एंट अमीबा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो समझा गया अच्छे तरीके से। अब जानते हैं प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें हम लोग मेढक आ जाएगा, प्राणी आ जाएगा, और एक है अमीबा। सवाल पूछेगा कि अमीबा कौन सा पोषण है, तो इसको तो मैंने बोल दिया मृत जीवी पोषी बोल दिया, इसको क्या बोलेंगे, परजीवी पोषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परजीवी पोषी बोलेंगे। और वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस के माध्यम या तरल के रूप में या ठोस के रूप में ग्रहण करता है, जैसे मेढक हो गया, मानव हो गया, अमीबा हो गया। तो अमीबा कौन सी पोषी है, प्राणी समपोषी। इसको क्या बोलेंगे, प्राणी समपोषी। अब कहीं कहीं जो ना पोषी, इसको प्राणी समभोजी बोलते भी, प्राणी समभोजी, भौजी नहीं भोजी, ठीक है ना, प्राणी समभोजी। तो समझ आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से प्राणी समभोजी कौन है, प्राणी समपोषी, तो बता दीजिएगा अच्छी तरीके से ना। अमीबा क्या है, प्राणी समपोषी है ना। गोबर छत्ता क्या है, तो मृत जीव पोषी है। अमरबेल क्या है, मृत जीव पोषी, परजीव पोषी। ऐसा पादप का नाम बताओ, ऐसा पादप का नाम बताओ जो मृत जीवी है या जो परपोषी है। तो बोलेगा यार पादप तो स्वपोषी होता है, लेकिन यहाँ पे है एक गोबर छत्ता है जो कि मरे सड़े गले चीज को खाता है, और ये जो है जिंदा मतलब सड़े गले चीज का नहीं खाता है ना। तो अपने में एटीट्यूड इसमें इसके अंदर में है। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है वो कैसे कैसे होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ओके। आइए अब हम लोग समझते हैं क्या कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है किस तरह से होता है। तो मैंने तो आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण की किस तरह होता है, लेकिन यहाँ पे देखें प्रकाश संश्लेषण जो पौधों में होता है, अक्सर पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको स्वपोषी कहते हैं, है ना, वही करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था कि कसकुटा नाम का पौधा है जो कि खुद से भोजन नहीं प्राप्त करता है ना, वो मृत जीव पोषण में आ जाता है, कसकुटा। एक अमरबेल पौधा है जो वो भी अपना भोजन खुद से प्राप्त नहीं करता है, उसको परजीव पोषी कहते हैं। तो ये तो है दो पौधा, लेकिन इसके अलावा जितना सारा पौधा है उन सभी में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। और प्रकाश संश्लेषण के होने के लिए ये चार चीज बहुत जरूरी है। ये चार चीज रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण किसी भी पौधा में हो पाएगा। कौन कौन चीज है, सवाल डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए घटक बताइए, है ना, जो होने का, जैसे कि हम जिंदा रहने के क्या घटक है, खाना भी खाना जरूरी है, श्वसन भी करना जरूरी है, उत्सर्जन भी जरूरी है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए ये तीनों चारों रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। इनमें से कोई एक तो गायब हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जल नहीं मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। पर्णहरित नहीं होगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश को इकट्ठा स्टोर तो वही करता है। तो जब ये नहीं होगा तो प्रकाश स्टोर भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, तो ये प्रकाश संश्लेषण के घटक है। प्रकाश संश्लेषण के क्या है, घटक है चारों। पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल कहते हैं जी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, सूर्य का प्रकाश। अब जब प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में तो देखो CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वायु से CO2 ले लिया, H2O जल, जड़ से जल निकाल लिया, है ना, और सूर्य का प्रकाश मिलेगा, क्लोरोफिल तो उसमें रहेगा। तो ये सब जब क्रियाएं होंगी तब जाके क्या बनेगा, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ये बनता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बनता है, यानी कि जो उसमें एनर्जी जो आता है ना, ग्लूकोज आता है ना, और O2 भी बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, तभी तो बाहर निकालेगा ना, तभी तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करेगा, जिसकी वजह से मानव जंतु जो है सांस ले पाएगा, ठीक है ना। और जल भी बनेगा, जल भी निकलता है, हमको देख नहीं पाते, लेकिन जल जो है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकलता है ना, हमको पता नहीं चलता जल निकला, लेकिन बताया जाता पौधों में बहुत सारा जल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से निकलता है। जैसे कि देखो मकई का पौधा बोलता है दिन भर में 3-4 लीटर जल निकाल देता है, मतलब 3-4 लीटर से ज्यादा जल चाहिए, है ना। सेब का पौधा बोलता है कि 20-30 लीटर 10-20 लीटर जल निकाल देता है एक दिन में,
तो मतलब सेब का पौधा कैसे जल निकालेगा? एक दिन में 20-30 लीटर 10-20 लीटर जल निकाल दे रहा है एक दिन में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उससे ज्यादा उसको जल प्राप्त हो रहा होगा। इसीलिए हमारे एरिया में गर्मी इलाका जहां गर्म होता है ना, वहां पे सेब का पौधा नहीं लग पाता है। जहां ठंडा इलाका होता है वहां सेब का पौधा लग जाता है। जैसे कश्मीर देखो, वहां सेब होता है क्योंकि ठंडा इलाका, मौसम ठंडा है, ह्यूमिडिटी बना वहां पे, तो जमीन भी नरम है, तो उसको पानी भी मिल रहा और उत्सर्जन भी कर पा रहा। तो एक सवाल बनता है कि प्रकाश संश्लेषण में जब होता है पौधों में, तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट जो है किस शक्ल में रहता है? तो ग्लूकोज की शक्ल में जमा रहता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की शक्ल में जमा रहता है, ठीक है ना। स्टार्च के रूप में बदलता है, फिर ग्लूकोज की शक्ल में जमा रहता है। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि मैंने बताया था ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट का टाइप से है, प्रकार है। तो यही होता है इसका। अगर आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक सूत्र लिखिए, 2 नंबर सवाल में पूछ लेता है। तो यस, ये क्या है? देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है 6 अणु रहेगा इसका। जल का कितना अणु रहेगा? 12 अणु रहेगा जल का। देखो H2O जल है, जल का 12 अणु रहेगा। ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज का सूत्र सवाल डायरेक्ट पूछता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु है? देखो कार्बन के ठो है, 6 ठो है। ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने अणु है? 12 को है। अच्छा, ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने अणु? ये सवाल बहुत बार पूछा है कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं। तो देखो ऑक्सीजन कितना पीस है? ऑक्सीजन 6 पीस है। तो बस फॉर्मूला से याद रखना है। जल कितना अणु जल निकलता है? 6 अणु जल ऑक्सीजन निकलता है, 6 अणु ऑक्सीजन निकलता है और 6 अणु जो है जल निकलता है प्रकाश संश्लेषण होने के बाद। अब हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ कहाँ है ना। इसके बारे में तो जानेंगे। क्लोरोफिल के बारे में सारी तरह से समझ में आ गया कि पत्तियों में, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोफिल की वजह से होता है। जिस पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो क्लोरोफिल का रहना बहुत मस्ट है। ओके, अब आपको कभी कभी सवाल में पूछता है कि दर्शाइए, कि दिखाइए, कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है। तो आपको सिद्ध करना होता है। एक गमला ले लेते हैं, देखो समझो मेरी बात को ध्यान से। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड या जल के बारे में बोला जाएगा या सूर्य के प्रकाश के बारे में बोला जाएगा, तो क्या करते हैं? एक गमला लेते हैं, गमला में पौधों लगा लेते हैं, पौधा रोप लेते हैं, है ना। और उस पौधों में पत्ती जो रहता है, उस पत्ती में क्या करते हैं? एक बोतल लेते हैं जी, और एक बोतल में ना उसमें KOH का घोल होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड का घोल। उसमें ऐसे पत्ती घुसा देते अंदर में, है ना, पैक कर देते हैं अच्छी तरीके से, और 36 से 48 घंटा उसको अंधेरे में रखते हैं। उसके बाद फिर बाहर निकालते हैं, 3-4 घंटे के लिए बाहर रखते हैं। अब क्या करते हैं? जो पत्ती घुसा हुआ था अंदर में उसको निकालते हैं बाहर में। बाहर निकालेंगे उसको क्या करते हैं? पहले पानी से उबाल देते हैं। सवाल बनेगा, ऑब्जेक्टिव इससे बनेगा। पहले पानी से उबालते हैं, उसके ऊपर आयोडीन का घोल डालते हैं, है ना। आयोडीन का घोल डालते तब जाकर उसको जो है ना क्या करते हैं? हाँ, आयोडीन का घोल डाल देंगे, सॉरी एल्कोहल से पहले उसको धो देंगे, उबालेंगे, एल्कोहल से धो देंगे, तब आयोडीन का घोल उस पर डाल देंगे या उसको आयोडीन में मिला देंगे। तब उससे होगा क्या ना, जो पत्ती अंदर था वो पीला कलर का हो जाएगा और जो पत्ती बाहर था वो ब्लू कलर हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो पत्ती पीला था मतलब उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिला या तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, है ना। और जो पत्ती नीला था उसको मिल गया। तो इससे जाहिर हो जाता है कि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, ठीक है ना। सवाल बनता है कि जब पत्तियों को ऐसा जांच करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जांच करते हैं, सूर्य का प्रकाश जांच करते हैं, तो पत्तियों को आयोडीन के घोल डालने से, पत्तियों में आयोडीन के घोल डालने से पहले उसको क्या करते हैं? एल्कोहल से उबालते हैं, एल्कोहल से धो देते पत्तियों को। क्यों इसलिए धोते हैं? क्योंकि पत्ती में जो क्लोरोफिल रहेगा वो धुल जाएगा। इसीलिए पत्तियों को एल्कोहल पानी में उबाल करके एल्कोहल से धो करके तब उसमें आयोडीन का घोल डालते हैं, मतलब आयोडीन में उसको मिला देते हैं उसको, तब जाके देखते हैं कलर चेंज हो जाएगा। तो सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे जानते हैं प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है? तो ये है पत्ती का एक छोटा सा भाग जिसको बोलते हैं रंध्र बोलते हैं, अस्टोमाटा बोलते हैं। बड़ा का पत्ती होता है ना, जैसे एक पट्टी है, पत्ती में ढेर सारा रंध्र होता है। एक छोटा रंध्र यहाँ पे देखे, हालांकि हमको तो आंखों से, इंसान नंगी आंखों से नहीं देख सकता रंग, मैक्रो रंध्र नहीं देख सकता है, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से आप जो है पत्तियों के रंध्र को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उनमें से एक मैं यहाँ पे रंध्र को दिखा रहा हूं। ये देखो पत्ती के जो ऊपरी जो चमड़ा इसको बोलते हैं, उसको एपिडर्मल कोशिकाएं या एपिडर्मिस भी बोलते हैं, है ना। तो ये होता है और इसके अंदर देखो ये जो है ना बूंदा बूंदा, ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल
पाया जाता है, जिसके कारण हरा होता है, ठीक है ना। और ये जो मुंह जो खुला हुआ ना, यही है रंध्र स्टोमाटा। अब कभी कभी ये खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, तो खुलने और बंद होने की क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? द्वार कोशिका। सवाल पूछता है, जिसको बोलते हैं द्वार को क्या बोलेंगे? गार्ड, है ना, गार्ड सेल, ठीक है। सवाल पूछता है कि रंध्रों को खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं? अभी खुला हुआ ही है, अब बंद होगा तो पचक जाएगा ऐसे। तो होता क्या है ना, इसके अंदर जल जाता है, सॉरी वायु जाता है, CO2 जाता है, CO2 इसके अंदर जाता है। और जाता किस माध्यम से? इसके अंदर जो CO2 जाएगा विसरण के माध्यम से जाएगा, विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से जाएगा। इस सभी बातों को नोट करना, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा। तो रंध्र यानी कि पत्तियों में CO2 जो जाता है डिफ्यूजन यानी कि विसरण के माध्यम से जाता है, और जाता है तो इसके अंदर जो ये जो रंध्र देख रहे हैं ना, रंध्र, तो कभी कभी रंध्र खुलता है बंद होता है। तो रंध्र में अगर जल का अवशोषण करेगा, जैसे जड़ से जल जाएगा ना पत्तियों में, क्योंकि पत्ती में तो खाना बनता है, तो यहां पे जब जल जाएगा तो ये जल जाएगा रंध्र में, तो रंध्र जो है फूल जाएगा, फूल जाएगा। और जैसे फूलेगा तो मुंह खुल जाएगा। जैसे देखो ये मान लो कि सपोर्टेड, ये मानो कि रंध्र है, ठीक है, ऐसे बंद है, पानी गया फूल गया और ऐसे फट गया तो खुल गया रंध्र। और जब पानी उत्सर्जन जब पौधा कर देता है तो पचक जाता है, तो बंद हो जाता है। तो इसका खुलना और बंद होना कंट्रोल कौन करता है? द्वार कोशिका के द्वारा। सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा मेरा पत्तियों जैव प्रक्रम पत्तियों के बारे में। अब हम इसके बारे में जानते हैं जंतुओं में पोषण कैसे होता है। पत्तियों के बारे में समझ गए कि पत्ती पेड़ पौधे क्या करते हैं, जंतु कैसे पोषण करता है। हम लोग भी तो खाते हैं, हम लोग भी तो उत्सर्जन करते हैं, शोषण करते हैं, तो पहले जानते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जानते हैं जंतुओं में पोषण, जंतु में पोषण जो है कैसे होता है। देखिए जंतुओं में पोषण के बारे में हम लोग जाना है कि जंतु कौन होता है। अक्सर जो जंतु होता है वो परपोषी होता है ना। परपोषण वाला काम करता है, परपोषी कहलाता है। जो अपना भोजन खुद नहीं करता है, दूसरे पे डिपेंड रहता है। उसमें से हम लोग पढ़ा है मृतजीवी पोषण पढ़ा है। मृतजीवी जो मरे हुए सड़े हुए चीज को खाता है, खुद से भोजन नहीं पकाता, कुछ दूसरे चीज को खाता है। परजीवी भी कुछ है जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाता, दूसरे पे डिपेंड रहता है ना। प्राणी संपोषी भी है। तो अब इसमें क्या होता है ना, इसमें से तो हो गया ना, ये तो समझ में आ गया। तो लेकिन प्राणी संपोषी है, इसका कुछ अलग अलग टाइप का दिया हुआ है। जैसे प्राणी संपोषी में एक अमीबा, एक पैरामीशियम, ये अमीबा ये पैरामीशियम, इन दोनों में पोषण जो अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। देखिए कैसे होता है। तो अमीबा जो एक मृदु जलीय जीव है, और प्राणी संपोषी भी आपको पता है, अमीबा प्राणी संपोषी है। और अमीबा देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है अमीबा, तो अमीबा जो भोजन करता है ये अपने कूटपाद के द्वारा, ये जो दिख रहा निकला हुआ ना, इसको बोलते हैं कूटपाद। कूटपाद के द्वारा भोजन करता है। भोजन खाता किसको किसको है? तो ये भोजन जो खाता है ना, शैवाल को खा लेता है, कवक को खा लेता है, पैरामीशियम को भी खा लेता है, पैरामीशियम को भी खा लेता है। यानी कि ये तो ऑलरेडी जान रहे, अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका का बना ही होता है। अब एक ही कोशिका का बना होने के बाद भी अमीबा क्या करता है? भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, बॉडी के अंदर ले जाता है। भोजन यहाँ पे आया, यहाँ पे जैसे ही भोजन आता है तो यहाँ पर जो है ना उसको एक भोजन रसदानी नाम का पदार्थ निकलता है। ये अपना शरीर को उस प्रकार बनाता है, जैसे ही भोजन आएगा इसको भोजन करना है तो भोजन के जैसा शरीर का आकार बना लेगा, कुटपाद को ऐसे कर लेगा, ठीक है ना। अब जब उत्सर्जन करना है तो कहीं पे एक भाग में छिद्र हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या मजेदार का जिंदगी है। देखो अगर इसको करना है, भोजन खाना है तो क्या करेगा? ऐसे कर लेगा। मान लीजिए ऐसे कर लिया, सपोज ऐसे बना लिया, तो ये देखो ऐसे, और यहाँ पे भोजन आके जमा हो जाएगा, धीरे धीरे आके यहाँ पे क्या होगा? मिल जाएगा ये वाला। अब जब ये जैसी होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण करेगा। अंतर्ग्रहण भी करता है, इसको पचाता भी है, जैसे हम लोग पचाते हैं इसको पचाता भी है अमीबा, ठीक है ना। और पचाने के बाद, खाने के बाद हम लोग तो जाते हैं ना, ये खाने के बाद उत्सर्जन भी करता है, ठीक है ना। तो बॉडी के ही कहीं भाग से छिद्र कर देता है, हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। तो अमीबा के बारे में इतना कुछ जानना है। इससे सवाल कभी कभी यही सवाल पूछता है कि अमीबा में भोजन किस प्रकार होता है, तो किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है। ये अगर कूटपाद नहीं बनेगा ना तो नहीं कर पाएगा। मतलब जैसा हमको चाहिए वैसा बन जाता है अमीबा, उसको जैसा चाहिए वैसा शरीर को बना लेता है। चलना है, आगे बढ़ना है तो आगे जो है उस तरह से शरीर जो है बना लेगा, ठीक है ना। भोजन करना तो ऐसे पकड़ लेगा वो, ठीक है। भोजन करता है, अंतर्ग्रहण करता है, पाचन करता है उसका, और उसका बहिष्करण मतलब उत्सर्जन भी करता है, पार्ट से निकालता है, बॉडी से भी निकालता है, ठीक है ना। तो ये तो अमीबा के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए पैरामीशियम चप्पल के आकार का बना हुआ है, ये भी एक कोशिका जीव है, एक ही कोशिका जीव होता है। ये भी मृत्युजलीय प्रोटोजोआ, एक्चुअली जो प्रोटोजोआ आपने पढ़ा, प्रोटोजोआ का एक प्रकार है,
पैरामीशियम, जो कि एक कोशिकीय जीव है। इसमें देखिए, इसमें ना इसमें तो भोजन करने कोई आकार नहीं, इसका कोई मुंह नहीं बना हुआ है और इसका आकार भी निश्चित नहीं है। अमीबा अनिश्चित है, इसका कोई आकार नहीं, जैसे मर्जी उसे बना दो। आप कलम उठाओ, बस यहाँ शुरू करो, यहाँ लक मिला दो, जैसे तुम करोगे वैसा अमीबा का फोटो बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका भोजन करने का कोई मतलब एक ये जगह नहीं कि यहीं से भोजन करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मुंह से भोजन करते कि नहीं करते, इसका कोई जगह नहीं, जहाँ से मिल गया वहाँ बना लिया कुटपाद, वहीं पे कुटपाद बना लिया, भोजन को अंदर कर लिया। लेकिन पैरामीशियम में एक जगह होता है जिसको बोलते हैं साइटोस्टोम कहते हैं। इसका समझो मुंह होता है ना, भोजन करने का, और भोजन छोटे छोटे दाने के रूप में आते हैं, भोजन यहाँ पे चल जाते हैं। यहाँ पे ना सीलिया, जो काटा काटा कर देख रहे हैं, काटा काटा सीलिया नाम का जो है ना परत है, उसको बोलते हैं सीलिया। भोजन यहाँ पे आया और भोजन यहाँ पे आने के बाद जो है ना, ये भोजन जो का अंदर चल जाता है। अंदर जाने के बाद देखिए भोजन यहाँ पे आया, उसके अंदर कुछ रसधानी निकलता है जिसको पचाता है, एंजाइम्स के माध्यम में भोजन जो है पचता है। तो इस तरह से पैरामीशियम भी अपना पोषण करता है और अमीबा भी करता है। तो यहाँ पे आपको दोनों को समझना है। इससे जो भी सवाल पूछा जाता है यही सवाल पूछेगा कि जंतुओं में जो पोषण होता है, तो जंतु हम लोग अमीबा पैरामीशियम के बारे में पढ़ा है, जो कि एक कोशिकीय जीव है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो बहुकोशिकीय जीव है, जैसे मानव हो गया, जानवर हो गया, लगभग सब कुछ सेम होता है। मानव में, जानवर में सेम होता है। एक कोशिकीय जीव छोड़ के बहुकोशिकीय जीव है ना, सब में पाचन करने का, भोजन को पचाने का एक अलग तंत्र बना हुआ बॉडी में, उसके माध्यम से पचाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, है ना, ये कि हम लोग भोजन कैसे करते हैं, भोजन खाते हैं कहाँ से, कैसे क्या होता है। तो हम लोग का थोड़ा ज़्यादा जटिल है ना, अलग मुंह में लो भोजन, कितना अच्छा अमीबा है, तुरंत गया काम खत्म, जहां से चाहो वहां से उत्सर्जन कर लेता है। हम लोग का एक अलग सा मुंह बना हुआ है, यहीं से खाएंगे, यहीं से खाएंगे, है ना, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, पचेगा, है ना, फिर उसके बाद उत्सर्जन होगा। चलिए देखते हैं उसको भी, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसको। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब मानव पाचन तंत्र, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग पोषण में पढ़े थे कि सारी चीज के बारे में पोषण पढ़ लेते, पेड़ पौधे के बारे में पोषण पढ़ लेते, जंतु के बारे में पोषण पढ़ लेते। अब मानव या जंतु पौधे के बारे में पोषण पढ़ लेते। अब जंतु के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे, अमीबा के बारे में पढ़े थे, पैरामीशियम के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो उच्च कोटि के जो जीव होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मानव का जो पाचन तंत्र है लगभग जो भी उच्च कोटि के और जो जंतु होते हैं लगभग सेम ही होता है, ठीक है ना। तो आपके किताब में मानव के बारे में दिया, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो मानव का जो पाचन तंत्र है क्या होता है, इसमें मुख्य क्या होता है। सबसे पहले तो पाचन तंत्र में क्या होता है ना, जब हम कोई खाना खाते हैं तो एक आहार नाल होता है। आहार नाल मतलब भोजन को मुंह से लेकर के एकदम लास्ट जहाँ पे छोटी आंत में भोजन पच जाता है, और फिर जहाँ पे उत्सर्जन होता है जिसको बोलते हैं रेक्टम कहते हैं, मल द्वार कहते हैं, वहाँ तक जो रास्ता है उसको बोलते हैं आहार नाल, ठीक है ना। और इसके बाद ही भोजन कैसे पचता है, फिर हमारे बॉडी में, अग्नाशय में, अमाशय में, ठीक है ना, पैंक्रियाज में, इंटेस्टाइन में कुछ ग्लैंड्स निकलते हैं, कुछ ग्रंथियाँ होती है, कुछ रस निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं जो भोजन को पचाने के काम करते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल से जानना है। तो सबसे पहले हमको जानना है मुंह के बारे में। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले मुंह है, जब भी हम भोजन करते हैं तो मुंह से करते हैं, ठीक है ना। और भोजन का सबसे पहला जो आहार नाल है उसका सबसे पहला अंग कौन है, मुख है, और सबसे आखिरी अंग कौन है, मल द्वार, जिसको रेक्टम कहते हैं। तो मुंह से लेकर मुख से जो है मल द्वार तक, मल द्वार जिसको रेक्टम कहते हैं, लगभग 10 मीटर जो है लंबी होती है, 10 मीटर जो है लंबी ये आहार नल होती है। इसमें से 6 मीटर खाली क्या बोलते हैं, छोटी आंत की लंबाई हो जाती है। तो मुंह से लेकर मल द्वार तक जो भी पार्ट है ना, वो क्या है, आहार नल का पार्ट आता है। इसके अंदर देखिए कौन कौन सा आ जाएगा, गरस, यहाँ पे गरसनी है, ग्रासनली है, अमाशय है, ठीक है ना, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर रेक्टम। तो ये है आहार नल का तंत्र। अब देखिए मुंह में जब हम भोजन करते हैं, सबसे पहले जब मुंह में भोजन करते हैं ना, तो मुंह में क्या होता है, भोजन को पहले चबाते हैं, है ना। चबाने के बाद भोजन जो है हमारे बॉडी के अंदर जाता है। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि मुंह में क्या होता है, दांत होता है और जीभ होता है, जो भोजन को सबसे पहले बार कुचलता है, मसलता है ना। तो जबान होता है, एक जो जबान है वो क्या होता है, एक मांसल की तरह होता है, और जो जबान में आप देख रहे छोटा छोटा निकला हुआ होता है, वो क्या करता है, हमारे भोजन को स्वाद को बताता है कि ये मीठा है, कि खट्टा है, कि कड़वा है, कि तीता है ना, जबान की वजह से। अब सोचो किसी जिसके पास जबान ना हो तो वो कैसे चख पाएगा, वो चख के पता भी नहीं कर पाएगा कि कौन चीज़ मीठा है, कि कौन चीज़ ये है तीता है ना। उसको जितना मिर्चाई खिला दो पता नहीं चलेगा कि हम तीता खा रहे हैं या मीठा खा रहे हैं। जितना भी चीनी पिला दो, चीनी खिला दो, शरबत पिला दो, उसको पता नहीं चलेगा हम मीठा पी रहे हैं, क्योंकि जबान ही नहीं है। जिस जबान के माध्यम से हम जो मीठा तीता कड़वा पता करते हैं वो जबानी तो है ना।
जब भी हम कोई चीज चखते हैं तो कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, जबान पे रखते हैं। यहाँ पे रख के चखेंगे तो चख पाएंगे, कभी नहीं चख पाएंगे। यहीं पे रखेंगे तभी चख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो छोटा छोटा निकला हुआ है दानेदार लेयर, उसी से कोई चीज़ का स्वाद के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होता है, जबान में मुख होता है, दांत होता है। तो एक तो जबान हो गया, मुंह में जीभ हो गया, और दांत है। दांत जबड़ा देख रहे हैं, मुंह के जबड़ा ऊपर नीचे जबड़ा है, और जबड़ा में दांत जो है क्या फिट होया हुआ है ना, दांत फिट हो गया। तो आपने पढ़ा होगा दांत जो मनुष्य में टोटल जो है 32 दांत, टोटल कितना दांत, 32 दांत। ये भी सवाल आया कि मनुष्य, एक वयस्क के मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत तो हम लोग हर कोई जानते हैं ना, 32 दांत होते हैं। लेकिन इसका कुछ टाइप्स, 4 प्रकार के दांत होता है ये, ठीक है ना। मोलर, प्रीमोलर, है ना, काइनाइन होता है, और इंसाइजर होता है। अब मोलर प्रीमोलर का काम क्या, चबाने का काम करता है। काइनाइन जो है फाड़ने उड़ने का काम करता है। इंसाइजर से कुतरने का काम करता है। कोई चीज को कुतरते हैं ना, देखते हैं तुरंत फाड़ देते हैं, कुतर देते हैं। तो ये 4 प्रकार के दांत होता है। तो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ज्यादा अगर पूछता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। अब दांत जो तो आपको तो दिख रहा है व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है, व्हाइट 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 व्हाइट, ठीक है ना। ये व्हाइट व्हाइट क्या है, ये एनामिल है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो डेंटाइन है और उसके ऊपर एनामिल का परत है जो कि एकदम कठोर है। शरीर के सबसे कठोर पदार्थ जो बोला जाता है क्या होता है, एनामिल। एनामिल शरीर के सबसे कठोर पदार्थ एनामिल होता है। ऐसे बोला, एक जबड़ा की जो हड्डी है ना, जबड़ा की हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, जबड़ा की हड्डी बोलते हैं। हालांकि वो तो अलग है, लेकिन एनामिल से सवाल बहुत बार आता है कि मानव शरीर के सबसे कठोर अंग कौन है, एनामिल है, जो कि दांत के ऊपरी परत में होता है। अब दांत में कभी कभी दांत क्षय भी होता है ना, देखते हैं आप जब कोई मीठा वगैरह खाते ना, कोई बच्चा ज्यादा मीठा खाता है तो देखिए दांत उसका क्षय हो जाता है, दांत जो है खराब होना शुरू होता है। दूसरा बात क्या है, अगर आप सुबह से उठते हैं ब्रश नहीं करते तो भी दांत क्षय हो सकता है। अब इसके लिए करते क्या, जो हम लोग कॉलगेट यूज करते हैं या दंतमंजन जो यूज करते हैं ना, वो क्षार उसमें मिला होता है, क्षार। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना सो करके, तो हमारे मुंह में अम्ल जम जाता है, और अम्ल जमने की वजह से हमारे मुंह से बदबू निकलता है। दांत में भी कई तरह से जम जाएगा, है ना, कई तरह लग जाता है, कई लग जाता है। तो हमको उसको साफ करने के लिए हमको क्षार की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है ना। तब जाके जब दांत को अम्ल की मात्रा को घटाते हैं तब दांत हमारा शुद्ध होता है, साफ हो जाता है, ठीक है ना। तो मीठा वठा ज्यादा खाने से दांत क्षय हो जाता है, ठीक है ना। और दांत क्षय करने के लिए फिर हमको जितना ज्यादा आप जो है मंजन वगैरह यूज करें, कॉलगेट वगैरह यूज करें, ज्यादा बेहतर होता है। देखते हैं गुटखा वगैरह खाता है तो उसमें भी, है ना, दांत खराब हो जाता है। तो ये हमारा वो मुंह। अब जब मुंह से जब भोजन करते हैं ना, जब भी मुंह में भोजन चबाते हैं मुंह में, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट नोट कर लेना। कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे पहले भोजन का पचता है हमारे मुंह में। कार्बोहाइड्रेट भोजन का सबसे पहले जो पाचन होता है किस पोषक तत्व का, मुंह में सवाल आता है, मुंह में किस पोषक तत्व का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पाचन होता है, ठीक है ना। उसके बाद भोजन जाता है नीचे। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लार ग्रंथि है, इसके बारे में फिर पढ़ेंगे हम लोग। तो हमारे मुंह में ना 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। कितने जोड़ी, सवाल आता है कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं, 3 जोड़ी, ठीक है ना, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। एक होता है कि पैराटिड ग्रंथि, सबलैंगुअल ग्रंथि, सबलैंगुअल और सबडिम्बुअल, इस तरह से कुछ नाम है 3, ठीक है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जो कि आपको याद रखना है। लार में जो ग्रंथियां होती है 3 जोड़ी होती है। सवाल डायरेक्ट पूछता है कि कितनी जोड़ी ग्रंथियां होती है, 3 जोड़ी ग्रंथियां होती है, ठीक है ना। और हमारे मुंह में ना एक एंजाइम होता है जिसको बोलता है टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। और वही टाइलिन एंजाइम जो होता है जो भोजन को लपेटता है ना, जो हम जो खाते हैं मुंह में जो लार है, लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है लार में। वही तो लार की मदद से हम भोजन को लपेटते हैं गोल से, तब अंदर निगलते हैं। लार नहीं होगा तो हम अंदर निगल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो लार में जो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। मुख में सबसे पहले किस चीज का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। सबसे पहले मुख पाचन कहाँ होता है, तो मुंह में होता है ना। और किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का शुरू पाचन होता है, यहीं शुरू हो जाता है ना। टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद जब भोजन जो है ना, ये जो दिख रही है, ये जो कटकुट है, ये ट्रैकिया है, ये जो दिख रही है, ये कड़ा वाला भाग ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया है। और ट्रैकिया के जस्ट नीचे जो यहाँ पे है उसको बोलते हैं गरसनी कहते हैं, ठीक है ना। और गरसनी के पीछे यहाँ पे 2 इस तरह से देख रहे हैं, निकला हुआ है, अलग है, पीछे साइड है। ये क्या है, ये क्या होता है ना, एक यहाँ पे ना वाल्व लगा होता है,
ठीक है ना, वाल्व, जैसे फिगर आपको 100 में पढ़ना है उसके बारे में, एक वाल्व लगाना होता है। वाल्व क्या लगा होता है कि जब हम भोजन करते हैं ना तो हमारे मुख जो हमारा जो नली है ना उसमें 2 नली अंदर जाके बन जाता है। एक नली भोजन से जैसे करते हैं यहाँ से आगे जाके 2 नली बन जाता है। एक नली चल जाता है फेफड़ा की तरफ, ये जो देख रहे हैं दोनों ना, ये दोनों पीछे साइड का है, ठीक है ना, फेफड़ा तरफ चल जाता है। एक नली जो है इधर आता है। तो ई जो है ना यहाँ पे जो लगा होता है तो उससे होता है क्या ना, जब हम सांस लेते हैं तो वो वाला चालू हो जाता है और जो है भोजन वाला बंद हो जाता है। जब भोजन करते हैं तो भोजन वाला खुलता है, फिर सांस वाला क्या होता है, बंद हो जाता है। ग्रसनी के पास क्या होता है, 2 यहाँ पे एक कंठ द्वार, एक निगल द्वार। कंठ द्वार जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हम आवाज बोल रहे हैं, जिससे सांस लेते हैं, वो कंठ द्वार होता है। और एक यहाँ पे निगल द्वार होता है जिससे भोजन जाता है, निगलते हैं। अब यहाँ से भोजन जाने के बाद कहाँ चल जाएगा, ग्रास नली में चल जाएगा, ग्रास नली में। और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है ना। सवाल बन सकता है क्या ग्रास नली में भोजन पाचन होता नहीं होता है। भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है, उसके बाद जो है ग्रसनी से होते हुए जो है कहाँ आता है, निगल द्वार में आ जाता है भोजन, जिससे हम भोजन निगलते हैं, ठीक है ना। और ग्रसनली के बाद हमारा भोजन जो है, ये जो देख रहे हैं ये पार्ट है, ये पार्ट, ये जो ये है अमाशय, मैंने लिखा नहीं क्या यहाँ पे, ये है अमाशय, ये वाला, अच्छा ये तो यकृत हो गया, सॉरी, ये यकृत है, ये वाला पार्ट यकृत है। यहाँ से भोजन जो है निकल के यहाँ पे आता है, ये है ना। और इसको बोलते हैं अमाशय, ठीक है, इसको बोलते हैं अमाशय। ये बड़ा सा जो एक अमाशय की रचना होती है, ठीक। भोजन जो उसका फिर कहाँ आता है, अमाशय में भोजन चला आता है। तो ठीक है, अब आपको क्या जानना है, ग्रसनी से भोजन कहाँ चला है, ग्रसनली में चला गया। ग्रसनली में तो भोजन पचता नहीं है ना, ग्रसनली से डायरेक्ट जो है भोजन कहाँ चला जाता है, अमाशय में आ जाता है। अब जानते हैं अमाशय के बारे में। देखिए अमाशय में भोजन कहाँ आ गया, अमाशय में भोजन आ गया। अमाशय में भोजन आने के बाद अमाशय में क्या होता है, अमाशय को आप बोल सकते हैं, इसको एक अमाशय रस निकलता है। अमाशय से अमाशय नाम का रस निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, अमाशय रस निकलता है। इसको हम लोग जठर रस भी कहते हैं, जठर रस। अमाशय ग्रंथि और अमाशय के अंदर जठर ग्रंथि पाया जाता है और जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। और जठर रस में होता क्या है, एक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है ना। श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा जिसको म्यूकस कहते हैं, ठीक है ना, श्लेष्मा होता है। और एक पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन होता है। देखिए तो HCl यहाँ पे समझते हैं, HCl का काम क्या है हमारे अमाशय में। हमारे अमाशय में जो HCl जो हम भोजन करते हैं उसमें जो कीटाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो बेकार के पदार्थ है जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, उसको मार देता है, उसको खत्म करता है, ठीक है ना। पेप्सिनोजन यहाँ पे सबसे बड़ा मुख्य यहाँ पे काम निकलता है। जो पेप्सिनोजन होता है ना, ये डीएक्टिव होता है, तो मतलब निष्क्रिय होता है, इसका कोई काम नहीं होता है। लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है ना, इसको एकदम धक्का देता है कस के और ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेप्सिनोजन को एक्टिव करता है, ठीक है ना। पेप्सिनोजन को क्या करता है, एक्टिव करता है। और एक्टिव जैसे ही इसको एक्टिव करता है तो ये पेप्सिन में बदल जाता है, क्या, पेप्सिन में बदलता है। और पेप्सिन का काम क्या है, यहाँ पे जैसे अमाशय में जो प्रोटीन खाते हैं ना, प्रोटीन, और प्रोटीन को पेप्सिन जो है पेप्टोन्स में बदलता है, पेप्टोन्स में। देखिए कैसे काम हो रहा है। पेप्सिनोजन जो है डीएक्टिव तरह निष्क्रिय रह जाता है। HCl की मदद से क्या होता है, इसको HCl की मदद से पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन में बदल जाता है। अब जैसे पेप्सिन में बदला, पेप्सिन जो है प्रोटीन पे काम करना शुरू कर देता है। सवाल बनता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन करता है। अब पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता है, पेप्टोन्स में बदल देता है, ठीक है ना। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। और इसी अमाशय में जो है ना एमाइलेज नाम का एंजाइम भी पाया जाता है, एमाइलेज और लाइपेज, लाइपेज नाम का, लाइपेज या लाइपेज जो भी बोलता है, एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा का पाचन करता है। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। तो ये दोनों से सवाल बनता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कहाँ, सब अमाशय में हो जाता है, सारा पाचन अमाशय में पाचन हो जाता है। तो ये जितना सारा था हम यहाँ पे देख लेंगे, अमाशय में पाचन हो गया। अब अमाशय से क्या होता है ना, अमाशय में एक देखो यहाँ से यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये तो यकृत हो गया, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलते हैं यकृत को। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो यकृत से देखिए यहाँ पित्त निकलता है ना। यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है, बाइल जिसको कहते हैं, बाइल BILE, यहाँ से निर्माण होता है और जाके पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं पहले, लेकिन यहाँ देखते हैं अमाशय में भोजन कर लिए, अमाशय में जहाँ तक भोजन पचना था प्रोटीन वगैरह पच लिया।
अब भोजन अमाशय से कहाँ जाएगा, छोटी आंत तक जाएगा। ये अमाशय से छोटी आंत में भोजन चला आएगा, ठीक है ना। छोटी आंत में भोजन आखिरी है, छोटी आंत जो है ना आप भोजन का पचने का आखिरी स्टेप है। यहाँ पे पितरस पहुंचता है, ये जो पितरस जो निकलता है ना यकृत से पितरस जो है छोटी आंत में आता है, ठीक है ना। तो यकृत से पितरस कहाँ आता है, छोटी आंत में आ जाता है। यहाँ पे मैं मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको कि अमाशय में पेप्सिनोजन का काम क्या है। तो पितरस, यहाँ पे पितरस हो गया, पितरस आता है क्या है छोटी आंत में। फिर आंत में भी एक रस पाया था, अलग अलग प्रकार का आंत, उसको बोलते हैं आंत रस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मिल करके क्या होता है, जो आंत में जो भी कुछ बचा खुचा था सारा कुछ पाचन हो जाता है। मतलब ये समझो कि भोजन का पचने का आखिरी स्टेप कहाँ पे होता है, भोजन का पचना काम खत्म कहाँ पे होता है, छोटी आंत में भोजन पच जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पच जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यकृत के बारे में जानते हैं आप, यकृत के बारे में क्या जानते हैं, इसको बोलते हैं लीवर कहते हैं, है ना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। और यकृत में पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है। और ये पित्त कहाँ पे जमा होता है, जाके पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटी आंत में भोजन पच गया। अगर सवाल पूछा जाए कि भोजन का पचना समाप्त कहाँ पे होता है, छोटी आंत में भोजन का पचना समाप्त होता है। अब भोजन जो है कहाँ जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा। भोजन छोटी आंत से कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच ना, छोटी आंत बड़ी आंत के बीच एक उंगली नुमा जो संरचना होता है, जो जुड़ा होता है छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में, ठीक है ना। उंगली नुमा संरचना होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स कहते हैं। इसका कोई काम ही नहीं है, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे जुड़ता है ना, वहीं पे उसके ऊपर में जस्ट लाइक ऊपर में जो होता है एक उंगली नुमा संरचना होता है जिसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। वो हमारे शरीर में कोई काम की नहीं है, अपशिष्ट भाग है, अपशिष्ट पार्ट है शरीर का। सवाल आता है कि शरीर का अपशिष्ट पार्ट कौन सा है, अपेंडिक्स पार्ट है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये अपशिष्ट होता है। फिर जो भोजन क्या होता है, मल द्वार से जो है भोजन रेक्टम से होते हुए जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। अग्नाशय में समझ में आ गया कि अग्नाशय में क्या होता है। अब देखो अग्नाशय यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो अग्नाशय की रस निकलता है। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जहां जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है, उससे हार्मोन से भी निकलता है और एंजाइम से भी निकलता है, अग्नाशय से, ठीक है ना। तो ये सारा पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव पाचन तंत्र का निर्माण कीजिए और उसके बारे में लिखिए, तो आपको ये फिगर बनाना है और आहार नाल के जो काम है, मुख का क्या काम है बताना है। मुख से भोजन करते हैं, भोजन मुख करने के बाद कहाँ चल जाता है भोजन जो है, हाँ यहाँ पे आता है, ग्रसनी में आता है। ये मुख में भोजन पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन वही शुरू हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद भोजन ग्रसनी में आता है, ग्रसनी से भी होते हैं कि निगल द्वार से ग्रास नली में आता है। फिर अमाशय में भोजन पहुंचता है। अमाशय में जो है जहां तक भोजन पचना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मदद से अमाशय रस यानी कि जठर ग्रंथि से के माध्यम से भोजन पच जाता है, ठीक है ना। जहां तक पचना होता है पचता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में चलाता है। छोटी आंत में भोजन आने के बाद जो पित्त के माध्यम से भी यहाँ पे भोजन आ जाता है, ठीक है ना। अब जो पित्त के माध्यम से भोजन आ जाता है, अब जो जहां तक भोजन यहाँ पचना होता है, लगभग आखिरी भोजन जो है छोटी आंत में भोजन पच जाता है। उसके बाद छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन जाते हैं जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा तुम्हारा मनुष्य का पाचन तंत्र। तो इस चैप्टर में हमने शुरू कहाँ से किया, पौधे से शुरू किया पोषण, और कहाँ तक आए, मानव तक आगे, मनुष्य तक आगे। तो लगभग सेम प्रक्रिया जो है जानवर, बड़े बड़े उच्च कोटि के जो जानवर होते हैं ना, उसमें भी लगभग सेम होता है। थोड़ा सा अलग होता है जानवर, क्योंकि जानवर जो घास वगैरह खाता है ना, तो उसके लिए सेल्यूलोज का पाचन होता है। चूंकि हमारे बॉडी में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, जो हम लोग घास साग वगैरह खाते हैं ना, तो उस सबका पाचन नहीं होता है। हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं, चावल दाल रोटी, वही सबका पाचन होता है। सेल्यूलोज वैसे ही निकल जाता है, मतलब पिसा उसा के उसका पाचन नहीं हो पाता है। लेकिन जानवर होता है, उसके बॉडी में अलग से सेल्यूलोज का पाचन होने का तंत्र है, पाचन करने का एक तंत्र है जो कि सेल्यूलोज को पचाएगा। अब सेल्यूलोज को नहीं पचाएगा तो फिर वो जिंदा कैसे रह पाएगा, क्योंकि उसका तो वही भोजन ही, घास वगैरह खाना जरूरी है उसका, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे ये चैप्टर हो गया क्लोज। कैसी लगी आपको वीडियो, नीचे कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। बहुत जल्दी ही इसका दूसरा पार्ट श्वसन में लाऊंगा, उत्सर्जन लाऊंगा, परिवहन लाऊंगा। ओके, नीचे कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।